आपने प्रोमो देखा 5 अगस्त वाला। मैंने बात की थी कि 5 अगस्त के हवाले से बहुत ही आसान तरीके से 5 पहलू लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। 5 दिन लगातार उसके बारे में बात करेंगे और उसमें कोई भी किसी किस्म की भारी भरकम एनालिसिस एक्सपर्टीज़ ऐसी कोई बात नहीं होगी। असल में ये एक किस्म से मेमोयर है, एक सफ़रनामा है कि कोई चीज़ आपके सामने हो रही थी, आप भी उसको अकम्पनी कर रहे थे, आपका नज़रिया क्या था, आप उन सारे हालात को, आप उन सारे वाक़यात को किस तरह से देख रहे थे। आपका नज़रिया मेरे नज़रिए से मुख्तलिफ हो सकता है। आपके पास जितनी जानकारी उस वक्त थी शायद मेरे पास उस वक्त उतनी जानकारी ना रही हो, तो लिहाजा वो सोचने का अंदाज़, वो एनालिसिस, वो इंटरप्रिटेशन भी मुख्तलिफ हो सकता है। उसी सीरीज़ में आज ये पहला एपिसोड है। इसमें मैं बात करूंगा कि जो 5 अगस्त की तरफ सफ़र था, जर्नी टूवर्ड्स अगस्त 5, 2019, वो किस किस्म की थी। यूँ तो ये सफ़र शुरू हो जाता है 1947 में। तभी से ये बात तय है कि जम्मू कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर के ताल्लुकात और जम्मू कश्मीर का स्टेटस इंडियन यूनियन के बीच किस तरह से होगा, ये बात तो तभी से हो रही है। लेकिन इसमें बहुत सारे पड़ाव, बहुत सारे ऊंचाइयाँ, बहुत सारे गिरावट, बहुत सारी चीज़ें आती गई। लेकिन मोस्ट रिसेंटली जिसको हम कनेक्ट करते हैं, जो प्रैक्टिकल स्टेप्स होते हैं कि यहाँ से शुरुआत हो गई। असल में मैं उसके साथ शुरुआत इस बात से भी करना चाह सकता हूँ कि 2014 के जो इंतखाबात हो रहे थे उसमें मोर और लेस ये लग रहा था कि बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप, जिसमें 2 या 3 लोग पॉलिसी जो समझते हैं और पॉलिसी बनाते हैं, उनके जहन में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर रही होगी कि अगर जम्मू कश्मीर के जो इंतखाबात होंगे उनमें हंग वर्डिक्ट आएगा तो बेहतर ये होगा कि पीडीपी जैसी जमात के साथ ही एक अलायंस बनाया जाए। लेकिन उस वक्त हमारे लोगों के साथ बहस मुबासे हुआ करते थे कि 2 आइडियोलॉजिकल राइवल्स, मुफ्ती सईद खुद कहा करते थे कि एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, इनके दरमियान तो ये एक हम आहंगी, इनके दरमियान एक अलायंस हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि जो सियासतदान है वो उसकी सोच का जो तरीका है, तर्ज है, स्कोप है, वो वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे साइंसदानों की सोच ख़त्म हो जाती है। मेरे ख्याल से जो पीडीपी की लीडरशिप है उसकी सोच भी उस वक्त यही थी कि हम अगर हंग वर्डिक्ट आता है तो अलायंस बीजेपी के साथ करेंगे और उसके साथ एक बड़े पैमाने के ऊपर कोई बड़ी तब्दीली। लेकिन दोनों के ख्यालात अपने अपने थे। वो इस अलायंस के साथ क्या अचीव करना चाहते थे वो उनको पता था, ये इस अलायंस के साथ क्या अचीव करना चाहते थे ये इनको पता था। लेकिन आखिर ताकत जिसके पास ज़्यादा थी वो इस्तेमाल उसका उसी तरीके से हो गया। 2018 जून के महीने में ऑल ऑफ ए सडन, बिल्कुल अचानक एक दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पता चला कि महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट को बीजेपी ने सपोर्ट विड्रॉ कर ली है और गवर्नमेंट गिरा दी गई है। यानी अब जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत के पूरे अख्तियारात हैं वो एक मरकज़ के रिप्रेजेंटेटिव यानी गवर्नर के हाथ में आ गए। और गवर्नर उस वक्त एन वोरा थे। वो थोड़े सारे मुख्तलिफ़ किस्म के थे, अपने आप को वो प्रेजेंट करते थे कि एक नेहरूवियन इरा से वो ताल्लुक़ रखते हैं और नेहरूवियन सोच रखते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क उनमें या जो उनसे पहले गवर्नर या उनके बाद गवर्नर आए, अगर आप तारीख़ के सारे पन्ने पलट कर आप देखें आपको बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। लेकिन हर इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है, शख्सियत होती है। आप किसी को जाकर राजभवन में कह सकते हैं कि कल आपने ये करना है तो वो कहेंगे ठीक है जी, कल कर देंगे। लेकिन कई राजभवन में ऐसे लोग भी होते हैं जिनको आप कहते हैं कि ये करना है, वो कहेंगे कानून की फ़लाँ किताब लाइएगा, लॉ सेक्रेटरी को लाइएगा, एडवोकेट जनरल को लाइएगा, उसके बाद हम ये सारी इसको डिस्कशन करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, फिर देखेंगे इसमें से पॉसिबिलिटी अराइज क्या होती है। इन द एंड शायद करेंगे वो भी वही। अब क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं रही, गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, नए चीफ सेक्रेटरी अचानक से एक सेंट्रल इंडियन स्टेट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर पे थे, उनको भेज दिया गया। और इस तरह से लगने लगा कि अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी सेक्रेटरीट से रन हो रही है। राजभवन में नए गवर्नर आ गए, सत्यपाल मलिक साहब। वो सुबह शाम आए दिन, यानी दिन में कई बार उन्होंने इतने सियासी बयानात देने शुरू कर दिए
करप्शन के एतबार से, बदअनवानियों के एतबार से बेशुमार उन्होंने बयानात देने शुरू कर दिए। हालात बड़े साजगार थे, जो लोग थे, अवाम थे जम्मू कश्मीर के, जो उस वक्त का सियासी निज़ाम था उससे वो उकता चुके हुए थे, पक चुके हुए थे, बहुत नाराज़ हो चुके हुए थे। यानी जो बीजेपी वाले हैं ये इन्होंने 20 साल 25 साल लगाकर एक इस किस्म के हालात तैयार किए, अपने लिए कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्ड की, उसके बाद इन्होंने अलायंस कर दिया पीडीपी के साथ। जो बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो इनके साथ नाराज़। जो पीडीपी वाले हैं वो कहते रहे, कैंपेन इस किस्म की करते रहे कि आप हमें इस तरह से, इस जज्बे से आप हमें वोट दीजिए कि हम बीजेपी को आने से रोक पाएँ। बाद में उन्होंने अलायंस किया बीजेपी के साथ, तो लिहाजा जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो उनसे भी नाराज़ थी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ना वो एक अच्छी गवर्नमेंट साबित हो पा रहे थे, ना ही वो एक अच्छी अपोजिशन साबित हो पा रहे थे। लोगों की दिलचस्पी कोई उनमें भी बहुत खासी नहीं थी। कांग्रेस तो बतौर पॉलिटिकल पार्टी आपको नज़र ही तब आती है जब वो पावर में होती है। जब पावर में कांग्रेस नहीं है तो आप ये मान लीजिएगा कि कांग्रेस कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उसके बाद और भी पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जैसे सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स हैं, उसमें लंबी कहानी मैं क्या ही करूँगा। आपने पिछले दिनों जो गिलानी साहब की चिट्ठी आई उसमें उन्होंने जो अपना रेजिग्नेशन दिया और उसमें जो वजूहात उन्होंने बताई, ये चीज़ें ऑलरेडी कश्मीर में डिस्कशन में थी। इस माहौल में अगर सत्यपाल मलिक साहब जैसे कोई गवर्नर, जिनको कैमरा को देखते ही एक्साइट हो जाते थे, जैसे कैमरा सामने आता है उनको जो है चेहरे के तासुरात ही बदल जाते थे कि लाइए माइक ज़रा बात करते हैं आज की ताज़ा, भाई यहाँ पे ये स्कैंडल हो गया, यहाँ पे ये बदअनवानी होगी, यहाँ पे ये करप्शन होगी, अगर मैं यहाँ पे रहा तो जितने भी लोग यहाँ पे वज़ीर रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे लेजिस्लेटर रहे हैं, या तो वो जेलों में जा चुके होंगे या लोगों की अदालत में मार खा रहे होंगे। करगिल में गए, एक जलसे से खिताब कर रहे थे, यहाँ तक उन्होंने कह डाला कि मिलिटेंट्स के साथ उन्होंने एक जो आउटरीच उन्होंने कर दी कि यार बेकसूर लोगों को, बेगुनाह लोगों को क्यों मारते हो, अगर मारना है तो इन पॉलिटिशियन को मारो जिन्होंने अपने पैसे जो लोगों के हकूक मार कर रखे हुए हैं। फिर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि कश्मीर में ऐसा गरीब से गरीब भी जो सरकारी मुलाजिम है उसके घर में 15-15 बेडरूम होंगे और करोड़ों रुपए के फर्नीचर और कालीन होंगे। जब ये बातें सारी करते थे, हर एक आम आदमी जो जम्मू कश्मीर में था उसके दिल को ये बात अच्छी लगती थी। वो कहते थे कि हाँ ये बात ये सही कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तक यहाँ की जो सियासत है वो इस हद तक डिस्क्रेडिट हो चुकी हुई थी। अब जब ये बात मैं करता हूँ, लोग सुनते हैं तो वो नाराज़ होते हैं, वो कहते हैं कि आप किस बिना पे कहते हैं कि सियासत डिस्क्रेडिट, आप देख लीजिए फ़लाँ हमारे लीडर हैं, उनकी इतनी बड़ी मॉरल अथॉरिटी है, वो इतनी बेहतरीन बात करते हैं, उन्होंने कभी फ़लाँ चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जो प्रोलॉन्ग्ड पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट जिन जगहों में होते हैं वहाँ पे सोसाइटीज़ पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, सोशल लेवल के ऊपर इसी तरह से डीपली डिवाइडेड होती हैं। जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो इतना डीप होता है कि उसमें ये सारी बातें, जब आप दूसरे के बारे में बात कहेंगे कि वो बुरा है, वो बात आपको अच्छी लगेगी। तो लिहाजा जून 2018 के बाद आपके पास ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ थी कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट दोबारा बन सकती थी। जब बीजेपी ने सपोर्ट विड्रॉ की, कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सपोर्ट है वो पीडीपी के पास पहले से एक जिसको कार्ट ब्लैंच कहते हैं, एक ब्लैंक चेक की तरह वो उन्होंने देकर रखा हुआ था कि आप जब भी चाहें आप हमारी आउटसाइड सपोर्ट लेकर गवर्नमेंट बना सकते हैं। लेकिन महबूबा ने फैसला लिया, उन्होंने कहा हम गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। अब मयाद होती है, आप 6 महीने तक आप इंतज़ार करते हैं। एक पॉसिबिलिटी इसमें ऐसी अराइज हुई कि पता चला कि बीजेपी अपनी पूरी की पूरी सपोर्ट दे रही है, 26 MLAs अपने सपोर्ट दे रहे हैं सजाद लोन को, जिनके सिर्फ 2 ही MLAs थे, और बाकी लोग शायद पॉसिबली ऐसा बताया जा रहा था कि पीडीपी से या नेशनल कॉन्फ्रेंस से या कांग्रेस से टूट कर आ सकते हैं और 44 का आंकड़ा बना सकते हैं तो सजाद लोन की गवर्नमेंट बन जाएगी। लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि एक काउंटर बिड जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने मिलकर पेश कर दी, और उसके चलते गवर्नर साहब ने, जब 2 विकल्प उनके पास मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये कोई आई होगी ऑफ़र वगैरह, हमारे पास राजभवन में किसी किस्म की चिट्ठी आई होगी, लेकिन मेरी फैक्स मशीन ख़राब थी और एक फेस्टिवल था, उसकी वजह से
खाना भी मैं नहीं बन पाया राजभवन में, वो भी मैंने बाहर से डिलीवरी करवाई, जोमेटो ऐप या किसी भी तरीके से उन्होंने खाना मंगवाया, और राजभवन में टेलीफोन उठाने वाला भी कोई नहीं था। मैं देख रहा था कि ये व्हाट्सएप और ट्विटर के थ्रू राजभवन को अपने क्लेम और काउंटर क्लेम नवंबर 2018 में प्रेजेंट कर रहे थे। जब गवर्नर ने दोनों ऑप्शंस मुस्तरद कर दी, उससे ये पता चला कि गवर्नर चाहते ही नहीं थे कि कोई सरकार बने। कुछ महीनों के बाद एक माहौल बना कि अब पार्लियामेंट के इलेक्शन आने वाले थे, लेकिन इस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई कि पंचायत के इलेक्शंस हुए और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हुए। पंचायत के और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जब हो रहे थे, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बाइकआउट किया। उन्होंने कहा कि हम तब तक इन इंतखाबात में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते जब तक हमें एक पूरी तरह से मरकज़ की तरफ से एक गारंटी, एक एश्योरेंस ऐसी नहीं मिल जाती कि वो आर्टिकल 370 का, तो ये सोच से ही बाहर था कि आर्टिकल 370 को भी हटाने की बात चल सकती है। आर्टिकल 35A, जिसके बारे में अदालतों में उस वक्त चर्चा हो रही थी कि जब तक वो गारंटी ना दे दें कि वो आर्टिकल 35A का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, एश्योर करेंगे, गारंटी करेंगे, तब तक हम इन इंतखाबात में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, शमूलियत ही नहीं लेंगे। वो इस तरह से रूठ के बैठे हुए थे, लेकिन एट द सेम टाइम एक नई पॉलिटिकल एक्टिविटी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, अगर ट्रेडिशनल हिस्टोरिक लोग जो इसमें पार्टिसिपेशन करते थे अगर वो नहीं आते हैं तो हमारे पास ये एक मौका है, हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो इंतखाबात भी हो गए। अब आ गए आपके लोकसभा के इंतखाबात, जिनके लिए तैयारियां 2019 के शुरुआती महीनों में हो रही थी। इलेक्शन कमीशन की टीम भी यहाँ पे आ रही थी, बाकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जायज़ा लिया जा रहा था। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आखिर में कंक्लूजन ये निकला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा, ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, कि पार्लियामेंट इंतखाबात करवाने के लिए हालात साजगार हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन असेंबली इलेक्शन करवाने के लिए हालात साजगार नहीं है। सारे लोग पूछते थे ये कैसे हो सकता है, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा थोड़ा था कि इसके आखिर में क्या होगा। ये तो वो सफ़रनामा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब अगर हाइंडसाइट में हम पीछे जाकर देखते हैं, रिवर्स करके देखते हैं कि उस वक्त अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन भी हो चुके होते तो आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जो रिकमेंडेशन देने वाली कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो सोल अथॉरिटी हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करती थी वो थी जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेचर, उसकी रिकमेंडेशन के बिना आर्टिकल 370 हट नहीं सकता था। लेकिन जब लेजिस्लेचर नहीं है, उस वक्त जो लेजिस्लेचर की पावर्स हैं वो सेक्शन 92 के तहत गवर्नर में मदम हो जाती हैं, और 6 महीने के बाद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उन पावर्स को अज्यूम कर लेती है, यानी जो होम डिपार्टमेंट है वो सारे फैसले ले लिया करता। तो लिहाजा पार्लियामेंट के इलेक्शंस का प्रोसीजर भी, जो कैंपेन वगैरह है वो भी शुरू हो गई। और इस दौरान 14 फरवरी को पुलवामा में एक बहुत बड़ा सानिया, एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ CRPF पे, और उसके बाद हालात इस कदर बदल गए जम्मू कश्मीर के अंदर के भी और जो बाहमी तल्लुकात हैं इंडिया और पाकिस्तान के भी, कि अब ये एक मैटर ऑफ स्पेकुलेशन था कि इसमें रिटेलिएशन किस किस्म की होती है। लेकिन कंट्री की पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा कि इसमें रिटेलिएशन होगी। कुछ दिनों के बाद बालाकोट में गए, वहाँ पे जाकर अटैक किया। उसके 2 दिन के बाद पाकिस्तानी आए और उन्होंने भी हमारे 1-2 इलाका जात में पेलोड्स ड्रॉप किए, और फिर वो अभिनंदन साहब वाला जो मामला है वो हुआ, वो वापस आए। ये सारी चीज़ें टेलीवाइज्ड हैं, आपने देखी। ये वो वक्त था जब ये लग रहा था कि कि 2 कंट्रीज जो हैं दे आर एट द ब्रिंक ऑफ वॉर विद ईच अदर। जब ये सारा मामला हो रहा था, मुझे याद है कि उस दिन दुनिया के जो बड़े अखबारात हैं, बड़े टेलीविज़न चैनल्स हैं, बड़े तज्ज़ियाकार हैं, वहाँ पे वो क्या लिख रहे थे और वो क्या बात कर रहे थे, वो पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि डायलॉग में क्या रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जो हैं डायलॉग आपको ऑफ़र करता है। क्यों? क्योंकि सिंगापुर में उस दिन सदर ट्रंप और उनके दोस्त किम जोंग उन ये आपस में डायलॉग कर रहे थे, और जब ट्रंप को वहाँ पे पता चला कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस किस्म की बातें हो रही हैं, तो उन्होंने वहाँ से एक बयान शाया किया था। उन्होंने कहा था कि जो खबर मेरे पास पहुँच रही है उससे मुझे ये अंदाज़ा लग रहा है कि डेंजरस प्रोपोर्शंस अज्यूम हो रहे हैं। एयर स्पेस वगैरह इंडिया ने और पाकिस्तान ने शट कर दी और जंग के हालात बन गए। ये बीच में हम 5 अगस्त के सफ़र की बात में कर रहे थे, बीच में ये तफसील मुझे लानी इसलिए ज़रूरी मैंने समझी
जब ये सब हो रहा था और कश्मीर के बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके ऊपर प्लस का निशान जो है वो पेंट किया जा रहा था कि क्योंकि अगर कोई जंगी हालात बन जाएं तो कम से कम पता रहे कि ये हॉस्पिटल है या क्या है, ताकि इसके ऊपर कोई अटैक ना हो, उस किस्म की तैयारियां हो रही थी। लेकिन कश्मीर में हुर्रियत की कॉल के ऊपर, जिसको सपोर्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने देकर रखी थी, इन्हीं दिनों में यानी 27, 28 और फरवरी और 1 मार्च के दौरान 3 दिन की एक हड़ताल चल रही थी। जो हड़ताल पुलवामा की वजह से नहीं थी, जिस हड़ताल की बिना बालाकोट नहीं था, जिस हड़ताल की बिना पाकिस्तान का जो इंट्रूड करना इंडियन एयर स्पेस के अंदर वो नहीं था, उस हड़ताल की बिना ये थी कि एक स्पेकुलेटिव रिपोर्ट थी एक न्यूज़पेपर में कि 3 मार्च को या 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A के ऊपर सुनवाई होने वाली है। तो वो हड़ताल यहाँ पे कर रहे थे, एक प्रेशर माउंट कर रहे थे कि हमारी बात सुनिए, ये अदालतों के ज़रिए इस तरह से मत कीजिए। तो उस दिन मैं किसी दोस्त के साथ बात कर रहा था कि आप देखिए कि डिस्कनेक्ट जो है रियलिटी के जो सारे पहलू हैं उसमें कितना है कि एक तरफ हालात इस किस्म के बने हुए हैं और हम समझ रहे हैं कि यहाँ से ये कुछ मामला इस किस्म का होने वाला है। बातें आगे बढ़ती गई, बीच में से बहुत सारा जो गवर्नेंस के एतबार से जो कुछ विजिलेंस में नए केसेस इंस्टीट्यूट होने शुरू हो गए, जम्मू कश्मीर बैंक में तब्दीली हुई, उसमें करप्शन के एतबार से बहुत सारे नए मामले खुलकर सामने आए। तो धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जम्मू कश्मीर के तमाम लोग ऑलमोस्ट इस सारी डिस्कशन में, इस सारी चीज़ में शामिल हो गए कि हाँ, जो हालात पहले से यहाँ पे चल रहे थे वो हालात अच्छे नहीं थे, इस स्टेटस को तब्दील करने की ज़रूरत है, नई लीडरशिप, नया तौर, नई तर्ज और नए तरीक़ाकार अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। अब आ गया जुलाई का महीना, लगभग आज के दिन जब हम आपस में बात कर रहे हैं ये, तो हम उस चिट्ठी के बारे में बात कर रहे थे। कोई मुकेश ततरवे नाम के आदमी थे होम मिनिस्ट्री में, जिन्होंने कहा था कि ये इतनी बटालियंस हैं, इनकी डिप्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में इमीडिएटली भेजी जाए। पर्पज़ क्या था इसका कुछ उन्होंने अंदाज़ा नहीं दिया था। हम भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने लगे क्योंकि चिट्ठी दर चिट्ठी आने लगी। एक और चिट्ठी आई और उसमें एक रेलवे के एक अधिकारी हैं कश्मीर में, उन्होंने कहा कि 4 महीने के लिए ड्राई राशन, खर्चा वर्चा सारे ये इंतज़ामात तो करके रखिए, लेकिन घड़ों में या टंकियों में पानी तक भी स्टोर करके रखिए क्योंकि ये भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो तब जाकर सोचें कि कोई न्यूक्लियर वॉर होने वाली है, होने क्या वाला है यहाँ पे कि एक एंग्जाइटी, एक क्यूरियासिटी, फियर इस किस्म का होना शुरू हो गया। जब ये चिट्ठियाँ आने लगी तो जो रियासती सरकार के अंदर जो एहलकार आला सतह के ऊपर हैं उनके साथ हम बात करते, उनसे पूछते हाँ जी इस चिट्ठी के तो कोई डॉट तो आपस में कनेक्ट हों, किसी चीज़ का कोई पता नहीं चल रहा था। मैंने कलीग से बात की, मैंने कहा जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं सिक्योरिटी के और लॉ एंड ऑर्डर के, क्योंकि उनको भी कॉपी किया हुआ, उनसे पूछिए कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में है। तो उन्होंने बात की, कहते हैं हाँ की केड़ी चिट्ठी है यार, मैंने व्हाट्सएप कर जरा मैं देखांगा। तो उन्होंने व्हाट्सएप किया, देखा, कहता हाँ यार वो अमरनाथ यात्रा भी चलती पई है, फिर अगे इलैक्शन भी आएंगे तो ताई है डिप्लॉयमेंट वगैरह, ये इंडक्शन डी इंडक्शन होती रहती है, तो रूटीन जी चीज़ है, तो कुछ भी नहीं है। तो बड़ा रीअश्योरिंग सा लगा कि ये मामला नॉर्मल है। दिन आगे बढ़ते गए, इसी तरह से और चिट्ठियाँ आनी शुरू हो गई। एक दिन अचानक से जो बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, ख़ास करके जिस तरह से NIT है, उसमें बहुत सारे बच्चे जम्मू कश्मीर के तो हैं लेकिन जम्मू कश्मीर से बाहर से भी होते हैं, उनको इतलात हिदायत दी गई कि आप अपने हॉस्टल छोड़कर चले जाइए। पॉलीटेक्निक वगैरह मुख्तलिफ कॉलेजेस के बच्चों को इतलात दी गई कि आप हॉस्टल छोड़कर चले जाइए। शाम को जब एहलकारों से पूछें कि ये क्या मामला है, कहते नहीं पता नहीं, शायद कोई मिसकम्युनिकेशन है, गलती है कोई। तो पूछते हैं कि जी कल आप क्या हमारे बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं भेजें? वो कहते हैं नहीं बिल्कुल बच्चों को, बसीर खान साहब डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर बताते हैं, कहते नहीं बच्चों को आप यकीनी तौर के ऊपर स्कूल भेजिएगा, हालात बिल्कुल मामूल पे हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, दिन को 2:30 बजे पता चलता है, एक 30 मिनट्स के नोटिस के ऊपर पता चलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है और KJS ढिल्लों साहब जो कोर कमांडर थे कश्मीर में और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये बैठे हैं और बहुत सारे एहलकार, एक बंदूक रखी हुई है और ये बताते हैं कि बहुत बड़ा ख़तरा है, ये पिका गन हमें मिली है और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश इस वक्त हो रही है और लिहाजा 2 घंटे के बाद होम सेक्रेटरी की तरफ से एडवाइजरी आ जाती है कि अमरनाथ यात्री, बाकी पिलग्रिम, कोई किसी किस्म का टूरिस्ट जो जहां भी इस वक्त मौजूद है वो रियासत छोड़कर निकल जाए।
इतना कुछ होने के बावजूद भी जब पूछा जाता है सरकार से कि क्या हो रहा है, कहते कुछ नहीं हो रहा है, ये तो सिक्योरिटी के नॉर्मल से आम से इकदामात हैं, ऐसा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है। इसी दौरान क्या हो रहा था कि इमरान खान गए हुए थे अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में, सदर ट्रंप के साथ बैठे हुए थे। वहाँ पे कश्मीर के हवाले से, इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से बात चली। तो ट्रंप ने कहा कि यस आई वुड लाइक टू इंटरवीन, मैं मोदी साहब के साथ मैंने बात की है और उन्होंने भी मुझे कहा है कि तुम आओ यार, हमारा मामला कुछ सॉल्व करवाओ। इंडिया ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस बात को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ना तो हमने कभी आपसे गुजारिश की कि आप हमारी मदद कीजिए और ना ही हमें आपकी किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है। तो अब हमारा ध्यान जो है वो उस तरफ चला गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका की शाह पे पाकिस्तान कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कोई ऐसी हरकत करना चाहते हैं कि जिसकी तैयारी में हमारी ये तैयारियां इस किस्म की हो रही हैं, लेकिन कुछ बात क्लैरिटी के साथ आ नहीं रही थी। इसी किस्म के ऑर्डर्स वगैरह ये सारी चीज़ें आती गई। इस दौरान दो दिलचस्प बातें हुई कि जो मैं क्योंकि लगातार रोज़ बात कर रहा था, वीडियो इसी तरह से चल रहा था, तो मेरे एक बड़े ख़ास दोस्त थे। तो वो हर रोज़ शाम को जब वो देखते थे वीडियो, आप देखते हैं कि जब ये वीडियो प्ले होता है फेसबुक पे या वो इस पे यूट्यूब पे, तो नीचे बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्हाट्सएप पे प्राइवेट बताएंगे या फ़ोन पे बात करेंगे। तो वो हर रोज़ कहते थे कि यस यू आर क्लोज टू सम काइंड ऑफ रियलिटी, तुम जहाँ पर पहुँच रहे हो वहाँ पे ठीक है, तुम्हारा अंदाज़ा शायद कुछ सही है। जब मैंने बात को बहुत नज़दीक लाया, उसको अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के साथ और जियोपॉलिटिक जियो स्ट्रेटेजिक चीज़ों के साथ कनेक्ट किया, क्योंकि यही हो सकता था और कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं। यहाँ पे हाईएस्ट लेवल से जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आ रही थी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, अरेंजमेंट्स हैं, एग्रीड जो चीज़ें हैं, उनको तो किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं रही है। बल्कि इसी दौरान फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब और इनकी पार्टी के दो और मेंबरान पार्लियामेंट, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात की और मुलाकात करते ही आके इन्होंने बयान दिया। इन्होंने कहा कि हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बात की है और इन्होंने हमें अश्योर किया है, उन्होंने कहा है कि इस किस्म की कोई बात नहीं है, आप वापस जाइए, अवाम के साथ मिलिए और इंतखाबात की तैयारी कीजिए। यानी असेंबली के इलेक्शन कभी भी हो सकते हैं, तो सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट हो सकता है। तब आपको लगता है कि शायद सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट इसी हवाले से हो रही हो। तो उससे लगा कि अब इससे बड़ी एश्योरेंस और क्या आ सकती है। ये जो मेरे दोस्त हैं मुझे बहुत करीब से देख रहे थे, इस सारे एपिसोड्स को एंजॉय कर रहे थे और बाद साथ में अपने फीडबैक कमेंट्स भी दे रहे थे। 3 अगस्त का जब मेरा एपिसोड आया तो ये शायद उस दिन दिल्ली में थे, तो इन्होंने वहाँ से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया। इन्होंने कहा कि दिस वाज फार बिलो योर स्टैंडर्ड। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? आज तो मैंने बहुत बेहतरीन बात की, आज तो मैंने पाकिस्तान को भी बीच में ले आया, अमेरिका को भी ले आया, जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक सिचुएशन सारी मैं लेकर आ गया हूँ मैं, अब क्या हो गया? कहते नहीं बात करेंगे इसके बारे में। तो हमने तय पाया कि हम दूसरे दिन शाम को आपस में मिलेंगे, बात करेंगे। उसी शाम को आपको पता है कि जो कश्मीर में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की सारी लीडरशिप है वो भी एक दूसरे के साथ कोई गुपकार रोड में जा रहा है, कोई फेयर व्यू रेजिडेंस पे जा रहा है, कोई 41 नंबर गुपकार पे जा रहा है और गवर्नर साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं। इन सब को भी गवर्नर साहब ने एश्योरेंस दी कि मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि आर्टिकल 370 के हवाले से या 35 के हवाले से अभी तक इस किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं है। कल क्या होगा उसका मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन गवर्नर कौन होते हैं जिनमें वो सारी पावर्स थी जो लेजिस्लेचर में होनी चाहिए थी, जिनकी रिकमेंडेशन होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा कि उनकी रिकमेंडेशन आई, उस रिकमेंडेशन की बिना के ऊपर जब वो टेक्निकल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि गवर्नर की रिकमेंडेशन के ऊपर हमने ये बात की। तो गवर्नर कहते हैं नहीं जी अभी तक तो कुछ नहीं है, कल कुछ होगा तो मैं उसके बारे में बता नहीं सकता। अगर गवर्नर को सब पता था और वो बता नहीं रहे थे तो इस बात का बहुत अफसोस है। और अगर गवर्नर को कुछ पता नहीं था और उन्होंने भी टेलीविज़न के ऊपर दूसरी तरह से देखा तो तब भी मेरे ख्याल से ये अपने आप की एक यूनिक सिचुएशन रही होगी। लेकिन मैं वापस आता हूँ मेरे उस दोस्त पे।
दोस्त के साथ मुलाकात करने के लिए मैं जब 4 अगस्त की शाम को गया, और तब तक हमें पता चल रहा था कि जम्मू कश्मीर के हर कोने में मैसिव लेवल के ऊपर सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट हो चुकी हुई थी। और कंसर्टिना वायर जो है वो, जैसे ये एक लंबी चौड़ी एक गली है, एक रोड है, इसमें उसका जो एक पूरा रोल है वो यहाँ पे रख दिया गया था, लेकिन यहाँ तक बिछाया नहीं गया था। यानी आपको एक टेलीफोन आएगा, आप इसको वायर को खींचेंगे, यहाँ तक बिछा देंगे और सब बंद कर देंगे। इनके साथ बातचीत हुई, गप हुई, सारा कुछ हुआ, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो इस तरह से मेरे साथ बात कर रहे थे जैसे उनको अंदाज़ा था कि मुझे 90% बातों का पता है। और जाहिर है मैं भी इसी एहतराम से बात कर रहा था कि उनको सारी बातों का पता है, हम खुल नहीं रहे थे पूरी तरह से। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने पूछा, मैंने कहा जी क्या होने क्या वाला है? ट्राइफरकेशन होगी, 370 जाएगा, 35 ए जाएगा, 370 खैर मैं माफ़ कीजिएगा, मैं कहता हूँ कि 370 का तो मैंने नाम भी नहीं लिया क्योंकि ये मेरे ख्वाबों ख्याल से भी बाहर था। 35 ए है, क्या मामला है? उन्होंने कहा मुझे एक बात की समझ नहीं आती, ये उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और ये बाकी लीडरान, आज़ाद साहब, ये किस तरह से सियासत यहाँ पे करते रहे हैं। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर का कभी तफसील से मुतालिया पूरी तरह से किया भी है कि नहीं? ये जो बातें कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में ये सारी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको समझ ही नहीं आ रही है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने कहा कुछ तो आप अंदाज़ा मुझे बताइए कि क्या हो रहा है। तो कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 है, वो आप पढ़ लीजिए तो आपको सारी बात का पता चल जाएगा। मैंने कहा जी खुल के बता दीजिए, आप बैठे तो हैं यहाँ पे। तो कहते हैं आप देखो ना, मैंने चिट्ठी लिफाफे में डालकर दे दी, आप लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ लेना, इतना काम तो कर लेना, जर्नलिस्ट हो तुम। मैं घर पे आ गया। रात को मैंने किसी को कहा, इंटरनेट वगैरह की थोड़ी दिक्कत आ रही थी, मैंने कहा कि वो डॉक्यूमेंट आ जाए। वो डॉक्यूमेंट आया तो मैं खाना वाना खाने के बाद उसको मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। सवेरे कोई 2:30 बजे 3 बजे के करीब मैं डॉक्यूमेंट को पढ़ के जब मेरा मुकम्मल हुआ तो तब मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा पूरे यकीन के साथ कि पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, स्टेटस है, हैसियत है, वो बदल जाएगी। आर्टिकल 370 और 35A चले जाएंगे। लेकिन ये है, इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंच रहा था मैं लगभग सुबह 3 बजे के करीब, और पार्लियामेंट की कार्रवाई 9 साढ़े 9 बजे शुरू हो रही थी। तो दैट वुडेंट हैव मेड एनी डिफरेंस। ये वक्त वैसे भी चाहिए था सोने के लिए और इस एंग्जाइटी के लिए कि 9 बजे आराम से फ्रेश होकर आए, और बाकी सारी चीज़ जो है उसके बाद आपने टेलीविज़न के ऊपर देख ली। ये एक रिकैप था, एक रिकलेक्शन थी उन सारी इवेंट्स की कि मैंने ज़ाती तौर के ऊपर इन इवेंट्स को अनफोल्ड होते हुए कैसे देखा। आने वाले 4 एपिसोड्स में हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ, क्यों हुआ, और क्या ऐसा कुछ हो सकता था कि ये ना होता, और अब ये हुआ है, उसके बाद अब तक क्या हुआ है और इसके बाद क्या होगा। आप दिलचस्पी बनाए रखिएगा। आपके अगर कोई सवालात होंगे, आप व्हाट्सएप से भेजना चाहेंगे, कमेंट्स में भेजना चाहेंगे, मैं बहुत खुशी से उनको अपने एपिसोड्स में इंक्लूड करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।